तो आज का सेशन है हमारा रीजनिंग के ऊपर एंड आज हम देखने वाले हैं दो टॉपिक्स। वन इज डेटा सफिशिएंसी और दूसरा है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब ही क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जिसका टाइप होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है वो आपका जो सारे रीजनिंग के टॉपिक्स है उसका एक मतलब क्या कह सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है रीजनिंग का, वो आपको उसमें समझ में आता है। ठीक है, दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस टॉपिक डेटा सफिशिएंसी। यस, ओवरऑल टॉपिक होता है जहां पे आपको समझ में आएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है रीजनिंग का। ऑलराइट, तो देखो अभी ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 ऑप्शंस। सो दीज ऑप्शंस आर गोइंग टू रिमेन सेम। ये ऑप्शंस कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके, एवरी क्वेश्चन के लिए आपको सेम मिलेंगे। देन यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिख रहा है और आपको एक मेन क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे लिखा है 5 पर्सन्स अंकित, अनंत, अंकुर, अनूप एंड अनवर ईच अर्न्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी। हु अमंग दीज पर्सन्स अर्न्स सेकंड हाईएस्ट। तो सबसे जो हाईएस्ट होगा, तो 5 लोग हैं, 5 लोगों का आपको क्या करना है, ऑर्डर बिठाना है। ऑर्डर बिठाना है कि किस, जैसे हम हाइट की ऑर्डर कैसे बिठाते हैं कि किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड हाईएस्ट कौन है, थर्ड हाईएस्ट कौन है, ऐसे, या फिर सबसे स्मॉलेस्ट हाइट किसकी है। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर उनका डिफरेंशिएशन 5 लोगों का किया गया है। तो अभी हमें उनको ऑर्डर में तो लगाना है, उसके लिए डेटा कहाँ पे दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिख रहे हैं वहां पर आपको दिया गया है डेटा। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट, तो आपको अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में देखो जैसे लिखा है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर स्टेटमेंट ऑप्शन बी देख लो जिसमें लिखा है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फिर सी ऑप्शन में लिखा है आइदर 1 और 2, डी में लिखा है बोथ आर नेसेसरी, ई में लिखा है कोई भी नेसेसरी नहीं है, या फिर दोनों का यूज करके भी हमें जो है आंसर नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कौन से स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल रहा है वो आपको फाइंड करना है, कौन से स्टेटमेंट से आंसर मिल रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, आंसर क्या है, हु इज द सेकंड हाईएस्ट, वो आपको फाइंड करके वो ऑप्शन में मार्क नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि क्या आपका जो आंसर है वो आपको स्टेटमेंट 1 से मिल रहा है या स्टेटमेंट 2 से मिल रहा है या दोनों को कंबाइन करने के बाद मिल रहा है, वो आपको फाइंड करना है। चलो फिर सॉल्व करके मैं बताती हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोग कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस। चलो ना, स्टेटमेंट 1 अभी क्या है, 5 लोग हैं तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 5 डैशेस बना लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी स्टेटमेंट 1 का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, ओनली वी विल यूज स्टेटमेंट 1 और देखते हैं। चलो क्या बोला है, ओनली अंकुर अर्न्स मोर देन अनंत। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अंकुर अर्न्स मोर देन अनंत, लेकिन कितना कमा रहा है कितना नहीं वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंकुर अनंत से ज्यादा कमा रहा है इतना बोला है। तो अभी अंकुर और अनंत को कहाँ पे प्लेस करें, तो कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं कि अंकुर जो है यहाँ पे, ये जो पहला है ना यहाँ पे होगा हाईएस्ट, और ये जो आखिरी वाली प्लेस है यहाँ पे होगा लोवेस्ट पैसे अर्न करने वाला पर्सन। तो अंकुर ज्यादा कमा रहा है अनंत से, तो अंकुर ग्रेटर देन अनंत यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं अंकुर ग्रेटर देन अनंत। ठीक है, या इसमें आप ऐसे समझ लो कि यस, ये एक डिफरेंट, जब ये वर्ड ओनली आता है ना, ओनली,
तो इट इज नथिंग बट अ डेफिनाइट इंफॉर्मेशन। ओनली जब वर्ड आता है इट इज अ डेफिनाइट इंफॉर्मेशन। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? ओनली अंकुर अर्न्स मोर देन अनंत, मतलब अनंत से ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ अंकुर कमा रहा है। तो ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में लिखा है अंकुर को और सेकंड प्लेस में लिखा है अनंत को, इट इज करेक्ट कि सिर्फ अंकुर जो है वो अनंत से ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसके अलावा कोई भी अनंत से ज्यादा पैसे नहीं कमाता, सिर्फ और सिर्फ अंकुर कमाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से हमें मिल गया कि सेकंड हाईएस्ट, हमें क्या चाहिए? सेकंड हाईएस्ट। तो यहाँ पे हमें मिल गया ना सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ पे ये पर्सन सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो अंकुर है और सेकंड हाईएस्ट हमें मिल गया। बाकी लोगों की ऑर्डर मिले या ना मिले, बट हमें सेकंड हाईएस्ट की जरूरत है, तो वो हमें मिल गया। ये स्टेटमेंट 1 से हमने फाइंड कर लिया। अभी स्टेटमेंट 2 से फाइंड करते हैं। यहाँ पे नीचे मैं फाइंड करती हूँ स्टेटमेंट 2 से, कुछ से 5 डैशेस। ठीक है, यहाँ पे हम हाईएस्ट वाला पर्सन का नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो लोएस्ट अर्न कर रहा है उस पर्सन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 में बोला अनूप एंड अनवर अर्न्स लेस देन अंकित। अनूप एंड अनवर अर्न्स लेस देन अंकित। तो अब देखो यहाँ पे ओनली नहीं बोला है, तो अंकित से कम कौन कमा रहा है? अनूप और अनवर। लेकिन अनूप और अनवर में ज्यादा कौन कमा रहा है, कम कौन कमा रहा है? इन बिटवीन अनूप एंड अनवर वो हमें दिया नहीं है। तो यहाँ पे अनूप भी हो सकता है, यहाँ पे अनूप भी हो सकता है, यहाँ पे अनवर भी हो सकता है, यहाँ पे अनवर भी हो सकता है, यहाँ पे अनूप भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, उससे भी कैन नॉट डिटरमाइन कि सेकंड हाईएस्ट कौन है। अभी ये जो अंकित को हमने यहाँ पे लिखा है वही हम अंकित को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और उसके पीछे अनूप या फिर अनवर आ सकता है ना? अंकित की प्लेस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकती है अंकित की। हमें डिफाइनेटली नहीं बताया गया है व्हाट इज द प्लेस ऑफ अंकित। तो सेकंड स्टेटमेंट से तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है कि सेकंड हाईएस्ट कौन है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहा है। तो हम क्या मार्क करेंगे? दैट डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस तरह से आपको जो है वो मार्क करना होता है। समझ में आया है तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, सीएचएसएल में ये टॉपिक नहीं आता। आंसर है ऑप्शन ए, कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हमें आंसर मिल रहा है, स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं मिल रहा है। दैट इज द आंसर। कौन सा स्टेटमेंट आंसर दे रहा है? जैसे हमने इनइक्वालिटीज में किया था ना, इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटीज नहीं सॉरी, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। डन,
दूसरा क्वेश्चन पे देखें हम। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अच्छा, बोथ आर नेसेसरी, ओके। ओके, सबका आंसर ई आ रहा है। Okay, everybody is getting answer E. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या बोला है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। अभी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बोला है, कितने लोग हैं वो हमें नहीं पता है। एंड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो उससे हम पता लगता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 के आगे मैं डायग्राम बनाती हूँ। सो कुछ लोग जो है वो लाइन में बैठे हैं। अभी क्या बोला है, मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से यहाँ पर है मनोज, जिसका नंबर है 10। तो मतलब उसके पीछे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। एंड 6th टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, दीपक के लेफ्ट में मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड दीपक के 6th में है। मतलब दीपक अगर यहाँ पर है तो दीपक और मनोज के बीच में कितने लोग होंगे, 5, और मनोज की पोजीशन है 6th। ओके, तो टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे ये 9, ये 10, 5, 15, और ये यहाँ पे मिल रहे हैं हमें टोटल 16%। टोटल वी आर गेटिंग हाउ मच, 16%। मतलब पहले इससे हमें मिल रहा है आंसर। अब अब इसके लेफ्ट में, मतलब दीपक के राइट में कोई है या नहीं वो हमें नहीं पता। दीपक के राइट में कोई है या नहीं, दैट वी डोंट नो। लेट अस सी स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 से हमें ये मिला है कि दीपक और मनोज के बीच में है 5 लोग। तो दीपक अगर फर्स्ट है तो मनोज होगा 6th,
तो मतलब दीपक से लेकर मनोज तक कितने लोग हो गए टोटल? 7 और प्लस 9 दैट इज 60, टोटल 16 लोग हो गए। नाउ स्टेटमेंट 2 से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 का समझ में आया सबको कि जो कंडीशन दी है बस उससे हमने किया है। हाँ, दीपक के राइट में कोई है या नहीं, वी डोंट नो। देखो अक्षता, यहाँ पे मनोज का नंबर क्या बोला है? मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड मतलब कौन सा है? दिस इज द लेफ्ट साइड, है ना। लेफ्ट से 10th है, मतलब मनोज के पीछे कितने लोग होंगे? 9 पर्सन। फिर बोला है 6th टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। तो दीपक यहाँ पे बैठा है, तो दीपक के 6th, दीपक से 6th पोजीशन पे बैठा है मनोज। तो मतलब दीपक और मनोज के बीच में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे, बिकॉज 6th इज मनोज। सो इन बिटवीन दीपक एंड मनोज देयर विल बी 5 पर्सन। तो यहाँ पे है दीपक, तो टोटल काउंट करो, ये 9 लोग, मनोज 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड दीपक 16, तो टोटल हो गए 16 लोग। क्लियर हुआ? नाउ स्टेटमेंट 2 से बनाते हैं। क्या बोला है? प्रकाश इज 14 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अभी कोई और एक पर्सन है प्रकाश, ही इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। तो मतलब यहाँ पे राइट एंड में उसके पीछे कितने होंगे? 13 लोग होंगे। एंड 8th टू द राइट ऑफ दीपक। अच्छा, दीपक के राइट में इसकी पोजीशन है 8th, मतलब यहाँ पे है दीपक और प्रकाश के बीच में है कितने पर्सन? 7 पर्सन। दीपक और प्रकाश के बीच में कितने हैं? 7 लोग हैं। अभी यहाँ पे मनोज भी है, राइट। यहाँ पर मनोज भी है, दीपक भी है, प्रकाश भी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमें ये 16 लोग मिल रहे थे, तो दीपक से आगे जो लोग हैं उसको भी ऐड करना होगा। मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब हमें उसका आंसर मिल रहा है। स्टेटमेंट 1 से आधे लोग मिले, स्टेटमेंट 2 से और आधे लोग मिले, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो। सो ऑप्शन ई, दैट स्टेटमेंट, दैट डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट का जो डेटा है वो नेसेसरी है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्लियर हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर्स तो दे चुके थे। चलो ये वाला देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पार्टी का जो कोड है वो फाइंड करना है। व्हाट इज द कोड फॉर पार्टी? दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इसमें बस आपको पता लगाना है कि कौन सा डेटा सफिशिएंट है आपके लिए टू फाइंड द आंसर। वो एक बार पता लग गया तो फिर आपका काम जो है वो हो गया।
ऑप्शंस आर सेम, ऑप्शंस तो सेम ही होंगे, ऑप्शन चेंज नहीं होने वाले, जो फर्स्ट इसमें थे ऑप्शन वही सेम ऑप्शंस है। अच्छा, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है सी। आप ऐसे लिखो ना कि ओनली वन, ओनली टू, हाँ ऐसे लिखो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी, हाँ ऐसे आंसर्स लिखते जाओ। ए आर इज कोड, ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। चलो देखते हैं। क्या फाइंड करना है, पार्टी का कोड फाइंड करना है। अभी देखते हैं, यहाँ पर वॉज और ग्रेड का कोड मिल जाएगा, वॉज और ग्रेड का कोड मिल जाएगा, जेवी और सी यू। तो स्टेटमेंट वन से हमें आंसर मिल रहा है कि पार्टी का कोड होगा ए आर। वही स्टेटमेंट टू से देखते हैं, अभी क्या बोला है, हाउ वॉज द पार्टी, और यहाँ पे व्हेन डिड द पार्टी स्टार्ट, तो दोनों में कॉमन वर्ड है पार्टी, तो उसका यहाँ से भी आपको कोड मिल रहा है पार्टी का, दैट इज ए आर। मतलब आपको स्टेटमेंट वन से भी मिल रहा है, स्टेटमेंट टू से भी मिल रहा है, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स, यू आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट से मिल रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर मार्क करोगे ऑप्शन सी, that is data either in statement 1 alone or in statement 2 alone is sufficient to answer the question। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 से भी मिल रहा है, 2 से भी मिल रहा है, तो या तो आप स्टेटमेंट 1 यूज करो या स्टेटमेंट 2 यूज करो, दोनों से भी आपको जो है आंसर मिलने वाला है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी will be your correct option, option C, either one, either or two। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन। चलो shall we, ऑप्शन का मतलब मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, आंसर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, या वो स्टेटमेंट वन का डेटा है या टू का डेटा है। ओके, अगर दोनों से स्टेटमेंट वन को अलग यूज करके आपको आंसर मिल रहा है, तो और स्टेटमेंट टू से भी मिल रहा है, तो आइदर और आएगा। अगर सिर्फ स्टेटमेंट वन से मिल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में था, सिर्फ स्टेटमेंट वन से आंसर मिल रहा था, स्टेटमेंट टू से आंसर नहीं मिल रहा था, तो ऑप्शन ए आया था। तभी क्वेश्चन नंबर वन में हमने मार्क किया था दैट ओनली स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह से कि डिपेंडिंग ऑन द, आपको दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करने पड़ रहे हैं या आप अलग अलग फाइंड कर पा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू मार्क द ऑप्शंस, ऐसा उसका मतलब है। चलो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर फोर। क्या है, हाउ इज टीना रिलेटेड टू अनु, टीना का रिलेशन अनु के साथ में क्या है वो आपको फाइंड करना है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
नहीं हुआ है तो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डन। निखिल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं ये कैसे करना है आपको। ऑप्शन ए, ओके। चलो स्टेटमेंट 1 का डायग्राम मैं यहाँ पे बनाती हूँ। स्टेटमेंट 1, सिर्फ स्टेटमेंट 1, ठीक है। क्या बोला? अनु इज वाइफ ऑफ जय, जाई, कुछ भी। अनु इज वाइफ ऑफ जय, ओके। Anu and Winnie are the only children of Dev. Anu and Winnie are the only children of Dev. Okay. Anu and Winnie. अभी विनी का जेंडर नहीं पता, ये किसके बच्चे हैं? देव के बच्चे हैं। पल इज द ओनली डॉटर ऑफ जय। ओके, पल इज द ओनली डॉटर। टीना इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ देव। टीना इज ग्रैंड डॉटर ऑफ देव, तो इसकी बेटी हो सकती है टीना। विनी की बेटी हो सकती है टीना। तो टीना का रिलेशन अनु के साथ में क्या होगा? नीस का होगा। यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है? नीस, है ना। भाई या बहन की बेटी होगी। नहीं, डी ऑप्शन तो नहीं है। और स्टेटमेंट 2 से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट 1 से कर लिया, स्टेटमेंट 2 से फाइंड करते हैं। पल इज मैरिड टू सिया। पल इज मैरिड टू सिया। अनु इज द मदर इन लॉ ऑफ सिया, मतलब इसकी मम्मी कौन है? अनु। पल की मम्मी कौन है? अनु। Anu is the only daughter of Dev and Roy. Anu is the only daughter of Dev and Roy. Tina is the grandchild of Dev. अच्छा, टीना इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ देव, तो इसकी बेटी अनु और अनु की टीना, ये दोनों भाई बहन, टी एंड पल। टीना और पल। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है, वी आर नॉट गेटिंग व्हाट इज द जेंडर ऑफ टीना। टीना का जो जेंडर है वो हमें पता नहीं चल रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट 2, इसलिए स्टेटमेंट 2 से हमें आंसर नहीं मिल रहा है, वाइल स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन ए, इस स्टेटमेंट 1 में जो डेटा दिया है उन्होंने, उससे हम डायग्राम बना सकते हैं और रिलेशन जो है टीना और अनु का वो फाइंड कर सकते हैं। टीना और अनु का रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए आएगा। आपके यहाँ पे, किसी के यहाँ पे बारिश हो रही है क्या? अच्छा, ओके ओके। अच्छा, सानिका के यहाँ पे हो रही है बारिश, ऋतुजा के यहाँ पे भी हो रही है बारिश। वेयर डू यू बिलोंग टू? सानिका एंड ऋतुजा, आप कहाँ से हो? कोरेगांव, ओके। बारिश जैसा एटमॉस्फेयर है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। मामोरा, ओके। निखिल, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ऑल राइट। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो कि किसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, वो आपको फाइंड करना है। हाईएस्ट मार्क किसने स्कोर किए हैं? तो स्टेटमेंट 1 से आंसर मिल रहा है या स्टेटमेंट 2 से, वो फाइंड करो जल्दी।
ऑप्शन बी मिल रहा है। ओके। चलो, लेट्स सी। तो अभी कितने 5% है, सॉरी 6 है। यहाँ पे होगा सबसे हाईएस्ट वाला, और यहाँ पे होगा सबसे लोएस्ट मार्क्स जिसने स्कोर किए हैं वो। तो क्या बोला है, एम स्कोर्ड मोर देन जे एंड ओ बट लेस देन के। के से कम है, के डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट। अच्छा देखो, पहले सेंटेंस में दिया और के ने हाईएस्ट भी स्कोर नहीं किए हैं, तो एम स्कोर्ड देन हायर देन जे एंड ओ, and N scored more than M. N scored more than M, but not the highest score. अच्छा मतलब फिर से ये K did not score highest, N भी highest scorer नहीं है, तो यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे होगा K। N scored higher than M. N scored higher than M, but not the highest scorer or J or O. यहाँ पर अभी के और एन कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी के और एन कोई भी आ सकता है, क्योंकि के और एन के बीच में किसने हाईएस्ट स्कोर किया है दैट वी डोंट नो। ठीक है, वो हमें नहीं पता है, तो दैट इज वाई कोई भी आ सकता है के और एन के यहाँ पर। तो हाईएस्ट स्कोर वाला यहाँ पे कौन होगा, एल, है ना। एल विल बी द हाईएस्ट, यस, एल जो है वो हाईएस्ट स्कोर करेगा। तो उसका आंसर हमें स्टेटमेंट 1 से मिल गया है। स्टेटमेंट 2 से मिल रहा है क्या, वो चेक करते हैं। के स्कोर्ड लेस देन ओनली 2%। ओके, के को कम मार्क्स मिले हैं। जे स्कोर्ड लेस देन एम एंड के बट हायर देन ओ। N scored higher than J, and J scored less than M and K but higher than O. Again यहाँ पर भी L हमें मिल रहा है, that M is the highest. So यहाँ पे ऑप्शन C आएगा कि either one either two दोनों से मिल रहा है। हाईएस्ट स्कोर किसने किया है, हमें दोनों भी स्टेटमेंट से मिल रहा है। either one either two, either one और दोनों स्टेटमेंट का डेटा नेसेसरी नहीं है ना। ओनली स्टेटमेंट 1 यूज करके भी हमने बनाया, ओनली स्टेटमेंट 2 यूज करके भी हमने बनाया।
देखो ना, के स्कोर्ड लेस देन 2 पर्सन, मतलब के मार्क्स 2 लोगों से कम है तो 2 स्पेसेस छोड़ दो और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे के लिख दो। फिर बोला है जे स्कोर्ड लेस देन एम एंड के बट हायर देन ओ, और फिर बोला एन स्कोर्ड हायर देन जे, एन ने जे से ज्यादा स्कोर किए हैं और जे ने ओ से ज्यादा स्कोर किए हैं, और जे जो है उसने एम और के दोनों से कम स्कोर किया, एम और के दोनों से कम स्कोर किया है, तो बचा कौन, एल। नहीं, जस्ट वेट एक मिनट, हाँ सी ऑप्शन नहीं आएगा, यस यस यस, हाँ नहीं, एम ऑब्लिक एन नहीं आएगा, एम ऑब्लिक एन नहीं आएगा, बट यहाँ पे ये नहीं दिया है कि एम हाईएस्ट स्कोरर नहीं है। एम की जो प्लेस है ना, एम की जो प्लेस है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर भी एम हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, एम की प्लेस फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ने उन्होंने ऐसा नहीं दिया है दैट एम डिड नॉट स्कोर हायर, तो वो हमें कहाँ से पता लग रहा है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1, तो यस ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा, आपका आंसर सही है, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, क्योंकि एम की जो पोजीशन है वो स्टेटमेंट 2 से स्कोर उसने हाई नहीं किया, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, तो एम की पोजीशन आ सकती है। तो अगर दोनों डेटा को कंबाइन करेंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को, तो हमें आंसर जो है वो श्योर शॉट मिलेगा दैट एल इज द हाईएस्ट स्कोरर। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी, both the statement 1 and 2 are necessary। लेकिन स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे देखो हमने ऑब्लिक में लिखा है ना सुष्मिता, के ऑब्लिक एन लिखा है, यहाँ पे एन ऑब्लिक के लिखा है, तो इसीलिए ये जो ऑब्लिक का जो कंफ्यूजन है दैट इज ऑल्सो ऑल लॉस्ट व्हेन वी कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट, इसीलिए ऑप्शन ई। ओके, यस। ए नहीं आएगा, ई ऑप्शन आएगा। both the statement 1 and 2 together are necessary to answer the question, दोनों को साथ में कंबाइन करना पड़ रहा है तभी आंसर का, तभी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ऑप्शन ई आ रहा है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन ई। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो ये टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें एक्चुअल में आपको करना क्या है। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा जाकर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, फ्रॉम देयर यू विल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्रिटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक। यहाँ पे अभी क्वेश्चन मत लिखो, जस्ट क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसका वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलने वाला है, सो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर्स, क्योंकि यही पीडीएफ आपको भी मिलने वाला है और ये बहुत ही अभी सिंपल है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना है सॉल्व।
देखो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ो, डायरेक्शंस 1 to 5 मतलब 5 क्वेश्चंस हैं और 2 स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे देयर में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट्स है 1 और 2। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ के आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट विल बी इफेक्ट। ओके, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कॉज है और कौन सा स्टेटमेंट है वो उसका इफेक्ट है, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस भी देखो क्या है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। हाँ हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग। बी ऑप्शन में लिखा है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। सी में लिखा है बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी पढ़ो, मतलब इन शॉर्ट के कैसे रीजन बताते हैं ना कि इस वजह से ये हुआ, तो कौन सा कॉज है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो आपको पता लगाना है। विच वन स्टेटमेंट इज द कॉज एंड विच वन स्टेटमेंट इज द इफेक्ट। कि हम बोलते हैं ना उसने ऐसा किया इसलिए मैंने रिटर्न उसके साथ में ऐसे मैंने कर दिया, उसने मेरा पेन ले लिया तो मैंने ऐसे कुछ, मतलब कोई कॉज होता है और उसका कुछ तो इफेक्ट निकल के आता है, तो वही आपको फाइंड करना है दोनों स्टेटमेंट से लेकर। तो देखो स्टेटमेंट 1 में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। ओके, दिस इज स्टेटमेंट 1 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो छोटे बैंक्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया आर नॉट इन अ पोजीशन टू विथस्टैंड द कॉम्पिटिशंस ऑफ द बिगर इन द पब्लिक सेक्टर। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ो तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो स्मॉल बैंक्स हैं प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में, वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गिव द कंपटीशन। जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं या वो उससे अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई, ये रीजन है, राइट, ये रीजन है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने क्या किया कि उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। दे हैव पुट सम रिस्ट्रिक्शंस। मतलब ही क्या हुआ, दैट स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। क्लियर, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। ये इसका मतलब है। क्लियर हो रहा है सबको कि दोनों स्टेटमेंट पढ़े, हाँ, और उसमें से हमने पता लगाया कि एक कोई तो कॉज है और दूसरा जो है वो उसका इफेक्ट है। ओके, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग, और बताओ मुझे कौन सा कॉज लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है आपको। विच वन इज द कॉज, विच वन इज द इफेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, देखो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट 1 says that all the schools in the area had to be kept closed for, very good Mayuri, had to be kept closed for most part of the week. Many parents have withdrawn their children from the local schools. Abhi all the schools in the area had to be kept closed for the most part of the week. इसके अलग अलग कुछ भी रीजन हो सकते हैं, कुछ डिसीज का रीजन हो सकता है, या स्कूल में कुछ काम चल रहा है इसलिए उन्होंने स्कूल बंद रखा है, या कुछ तो स्कूल का इशू हो गया इसलिए उन्होंने बंद रखा है। एनीथिंग कैन बी द कॉज ड्यू टू विच द स्कूल्स, सारे और ऑल द स्कूल्स, सारे स्कूल्स क्लोज है। ओके,
और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है दैट मेनी पेरेंट्स हैव विड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स, लोकल स्कूल्स है वहां से विड्रॉ किया है, लेकिन स्कूल बंद है इसीलिए विड्रॉ किया है, ये कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, या इसका कहीं पर भी आपको लॉजिक नहीं लग रहा है कि स्कूल्स बंद है इसीलिए पेरेंट्स ने निकाला है, ऐसा तो कहीं पे हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक कुछ अलग रीजन हो सकता है, ये कुछ अलग रीजन हो सकता है. So that is why we will say that both the statements 1 and 2 are independent causes. Option C. ये दोनों क्या है? Sorry, not causes. They are effects of some common cause. Option E आएगा. Okay, it will be option E. किसी का तो माइक ऑन है शायद. Yes. चलो, okay. सॉरी कॉमन, यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, इट इज डी. इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, कॉमन कॉज नहीं है, कॉमन कॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉजेस के इफेक्ट है, ऑप्शन डी. कि जो स्कूल्स बंद है उसका रीजन कुछ और है, और पेरेंट्स ने जो अपने लोगों के अपने चिल्ड्रन के जो नेम्स विड्रॉ किए हैं लोकल स्कूल के, उसका रीजन कुछ और है. So that is why both the statement 1 and 2 are effects of independent causes. ये करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, सेम है, कॉज एंड इफेक्ट ही आपको पता लगाना है. क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट? India has surpassed the value of tea exports this year over all the earlier years due to an increase in demand for quality tea in the European market. क्या किया? Surpassed the value of tea exports this year over all the earlier year, क्योंकि डिमांड जो है टी की, जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए जो एक्सपोर्ट है टी का एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है. एंड स्टेटमेंट 2 में लिखा है देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 2 years. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ लास्ट 2 years का डेटा है, और यहाँ पे क्या है? ओवर ऑल द अर्लियर ईयर्स, ओवर ऑल द अर्लियर ईयर्स. ओके, मतलब इस साल जो पिछले कई सालों से जो भी टी एक्सपोर्ट हो रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी की जो टी है वो एक्सपोर्ट हुई है इंडिया से. तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? कॉफी की डिमांड बढ़ी है इसलिए हुआ है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अर्लियर ईयर से यूरोपियन मार्केट में टी की जो डिमांड है वो बढ़ी है, इसीलिए एक्सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन उसका और कॉफी के डिमांड का कोई भी संबंध नहीं है. So that is why option C, that both the statements 1 and 2 are independent causes. दोनों भी अलग अलग causes हैं. टी का एक्सपोर्ट होना is another cause and कॉफी की डिमांड बढ़ना is another cause. Okay, so they both are what? Independent causes.
चलो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टाइप, क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आता, बट विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आने लगेगा कि इफेक्ट और कॉज को कैसे पहचाने। तो डोंट वरी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये अभी आपको इजी लगेगा। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, देखो स्टेटमेंट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट में क्या दिया है, researchers are feeling agitated as libraries are not equipped to provide the right information to the right users at the right time in the required format. Even the users are not aware, ये not है, हाँ, NOT, not aware about the various services available for them. ठीक है, मतलब लाइब्रेरीज ने जो इंफॉर्मेशन है वो सही लोगों को सही वक्त पर नहीं मिल रही है, सही फॉर्मेट में भी नहीं मिल रही है, और जो यूजर्स हैं उन्हें भी नहीं पता है कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं लाइब्रेरीज में। ओके, तो कोर्स ऑफ एक्शन कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें पता लगा है कि लाइब्रेरीज में जो इंफॉर्मेशन है वो सही लोगों को नहीं मिल रही है, और लोगों को पता भी नहीं है कि लाइब्रेरी में सर्विसेज क्या अवेलेबल है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स इन द लाइब्रेरी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। सो कोर्सेस ऑफ एक्शन देखो क्या है, फर्स्ट दिया है ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द लाइब्रेरीज शुड बी कंप्यूटराइज्ड टू प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज टू द यूजर्स। बिल्कुल सही है कि अगर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे, एक कोई तो ऐप में या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके अगर हमने सारी लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन उस ऐप में अगर डाल दी तो क्या हो जाएगा, फास्टर सर्विस मिल जाएगी और सारा जो डेटा है वो एक जगह पे स्टोर रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है दैट लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये भी जरूरी है कि मतलब डेटा जो है वो कंप्यूटराइज करने के लिए लाइब्रेरी स्टाफ को कंप्यूटर ऑपरेशंस में ट्रेन करना भी जरूरी है। तभी तो वो जो डेटा है, जो भी अवेलेबल डेटा है वो दूसरों को प्रोवाइड किया जा सकता है, अदरवाइज वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आएगा, ऑप्शन ई दैट बोथ 1 and 2 फॉलो। यस, कि दोनों भी चीजें जरूरी हैं, कि जो डेटा है उसका कंप्यूटराइजेशन होना भी जरूरी है, एंड लाइब्रेरी स्टाफ को कंप्यूटर में ट्रेन करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट में जो लिखा होगा उसके लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर दैट, वो आपको यहाँ पे पता लगाना होता है और वो ऑप्शन में मार्क करना होता है। अच्छा, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 14, सेम टाइप है, स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन पे है। क्या लिखा है स्टेटमेंट में, देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन्स ड्यू टू लैंडस्लाइड इन द हिली एरियाज व्हिच कॉज्ड लॉस ऑफ मेनी लाइव्स। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, नारायणी जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, सेम पीडीएफ आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 था। ओके, सेम पीडीएफ आपको मिलने वाला है, जस्ट क्वेश्चन नंबर को नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 11। उसका था ऑप्शन ई, सेम पीडीएफ आपको मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कि क्या हो रहा है, derailment of trains due to what, landslide in the hilly areas which causes loss of many lives। तो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, the railway authority should arrange to deploy pilot engines before the movement of passenger trains in the hilly areas to alert the trains in case of any landslide। क्या, विषय नहीं हो सकता। प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। पनु कौन है ये, पनु, पनु एडिट्स, म्यूट योरसेल्फ। आज पता नहीं आज सेटिंग में क्या गड़बड़ हो गई है।
मनु कौन है ये? म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या ले सकते हैं? शुड अरेंज टू डिप्लॉय पायलट इंजिन. पैसेंजर ट्रेन के पहले जो है पायलट इंजिन को अगर हम ये करेंगे कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है या कहीं पे लैंडस्लाइड हुई है तो हमें पहले अलर्ट मिल सकता है. और दूसरा क्या है? द रेलवे अथॉरिटी शुड स्ट्रेंथन द हिल स्लोप्स बाय पुटिंग आयरन मेशेस so that the loose boulders do not fall on the track. मतलब ये भी कर सकते हैं, जो पहला वाला ऑप्शन दिया है वो भी कर सकते हैं, जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है वो भी कर सकते हैं. अगर पहले पायलट इंजिन को छोड़ा जाए पैसेंजर ट्रेन से पहले तो पता लग सकता है. और दूसरे जगह पे जैसे कि व्हेन वी ट्रैवल, जब हम पुणे की तरफ ट्रैवल करते हैं एक्सप्रेस हाईवे में, आपने देखा होगा कि वो हिली एरिया में वहां पे एक आयरन का मेश लगा होता है ताकि अगर लैंडस्लाइड भी हो तो भी रोड पर कुछ ना आए एंड डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. तो सेम काइंड ऑफ अ थिंग वहां पे भी कर सकते हैं. तो दोनों में से एक चीज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्सीडेंट्स है वो नहीं होंगे. सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, दैट आइदर वन और टू फॉलोज. आइदर वन और टू फॉलोज. आप ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 15. अरे क्वेश्चन मत लिखो नारायणी, वही मैं बोल रही हूँ. आपको सेम पीडीएफ मिलेगा, बस क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करो. स्टार्टिंग से मैं आपको वही बता रही हूँ. सेम टू सेम पीडीएफ मैं आपको सेंड करने वाली हूँ. दैट इज व्हाई डोंट राइट डाउन द क्वेश्चन, सिर्फ नंबर लिखो कि कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. चलो ये देखो, ये भी सेम है, स्टेटमेंट और एंड कोर्स ऑफ एक्शन है. ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इसमें देखो क्या आएगा. क्या बोला है? वायु सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1881 Vayudut has so far accumulated losses amounting to rupees 153 crore. Since its launching in 1881 Vayudut has so far accumulated losses. ठीक है, losses हुए हैं तो उसके लिए course of action क्या हो सकता है? Vayudut should be directed to reduce wasteful expenditure and to increase passenger fare, and an amount of rupees 300 crore should be provided to Vayudut to make the airliner economically viable. तो क्या हो रहा है? फॉलो. ऑलरेडी क्या है? लॉसेस हैं. ऑलरेडी क्या है? लॉसेस है. तो यस, ओनली वन फॉलोज. करेक्ट अदिति, बिल्कुल करेक्ट. That it should be directed to reduce what wasteful expenditure and to increase passenger fare. उतना अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लॉसेस हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, कवर में आ जाएंगे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 21 to 25 में से देख रहे हैं.
जहां पर क्वेश्चन टाइप है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। क्वेश्चन टाइप क्या है? स्टेटमेंट एंड उसके कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टाइप है। तो स्टेटमेंट को देखकर हमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो ये चलो क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। कंक्लूजन 1 लिखा है रिस्क्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, एंड कंक्लूजन 2 में लिखा है कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। So what can we conclude from this? नहीं, बी ऑप्शन नहीं। Fortune favors the brave. Option A, that risks are necessary for success. Risks are necessary for success. Yes, option A. Risks are necessary for success. Yes, yes, everybody. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर। Then question number 23. Question number 23. In a one-day cricket match, the total runs made by a team were 200. Out of these, 160 runs were made by spinners. तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? 80% of the team consist of spinners and the opening batsmen were spinners. क्या आएगा इसका कंक्लूजन? Either one or two? नहीं। ऑप्शन 1 यस, ए फॉलो होगा। ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर्स थे या नहीं वो तो नहीं पता हमें, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। 80% of the team consists of spinners. नहीं नहीं, वेट वेट, 80% ऑफ द टीम हमें तो पता ही नहीं। हाँ नहीं, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स ये नहीं आएगा, डी आएगा। नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर्स थे या नहीं थे वो हमें नहीं पता, और टीम में 80% लोग स्पिनर्स हैं या बैट्समैन हैं या कौन है वो भी हमें नहीं पता। सो दैट इज वाई कोई भी नहीं फॉलो होगा। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आएगा। नाइदर वन नॉर टू। यहाँ पे 160 रन्स वर मेड बाय द स्पिनर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 80% रन्स अगर स्पिनर्स ने बनाए हैं तो टीम में 80% स्पिनर्स होंगे। इट डजेंट मीन दैट। ठीक है, तो इसीलिए वन तो नहीं आएगा। एंड ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स, इसका भी कोई जानकारी नहीं है, तो कंक्लूजन 2 भी नहीं आएगा। सो दैट इज वाई नाइदर वन नॉर टू फॉलोज आएगा। ओके, देन ये भी सेम टाइप है।
ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सेम टाइप है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 26। चलो क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में, द टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज द TV aims at showing things in their true perspective. Okay, and second में लिखा है people involved in booth capturing have been recognized and are being tried by law। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर, तो इसके लिए दैट टीवी एम्स एट शोइंग थिंग्स इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, ये तो फॉलो होगा। यस, ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। People involved in the booth capturing have been recognized and are being tried by law, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, so we do not know anything about it, so second conclusion तो नहीं आएगा, so only conclusion one follows, only conclusion one follows। okay, so this was the type, क्या था, statement and conclusions वाला type, it was what, statement and conclusions वाला type। now let's move on to the next type, that is statement and argument। Statement and arguments, question number 31, note it down, question number 31 note down कर लो। क्वेश्चन एंड सॉरी, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में भी आपको क्या पहचानना है, विच इज द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड विच वन इज द वीक आर्ग्यूमेंट। ओके, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग वन एंड विच वन इज द वीक वन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का स्टेटमेंट देखो क्या है, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए कि सोलर एनर्जी का यूज जो है वो ज्यादा करे ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो। ओके, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेज यस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेस यूज्ड एट प्रेजेंट इज एक्सॉस्टेबल, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है दैट नो, कि सोलर एनर्जी का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। तो इंडिया के पास कैपिटल है या नहीं इसकी जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं दी है, ठीक है, लेकिन कि आजकल जो एनर्जी सोर्सेस यूज हो रहे हैं वो क्या है, एग्जॉस्टेबल है, और इसीलिए सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। सो ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। यस, ऑप्शन ए, only argument one is strong। Yes, only argument one is strong। चलो, this is the first, then question number 33 सॉल्व करते हैं। Should shifting agriculture be practiced in India? So argument one is says no, it is a wasteful practice, and second says yes, modern methods of farming are too expensive। क्या लग रहा है इसका आंसर? देखो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर टू एक्सपेंसिव, ये तो नहीं आ सकता कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि मॉडर्न मेथड्स आर टू एक्सपेंसिव, ये तो नहीं आ सकता। आर्ग्यूमेंट वन में कहा है कि नो, इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस बिकॉज इट इज अ वेस्टफुल प्रैक्टिस। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए।
तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, और मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक ही प्लेस में ग्रो करने की वजह से क्या हो जाता है कि वो जो लैंड है वो फर्टाइल इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है लैंड की, वो बैरन लैंड हो जाती है। फिर वो जो पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया है, इट इज वेस्ट, मतलब वो एक बैरन लैंड बन जाती है जिस जहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड अगेन। so that is why अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो देन इट विल बी अ वेस्टफुल प्रैक्टिस। सो ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट 2 स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर टू एक्सपेंसिव, इसीलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना चाहिए। ओके क्योंकि इसका स्टेटमेंट 2 का मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न मेथड्स एक्सपेंसिव है इसलिए आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ जाओ। एंड लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ वेस्टफुल प्रैक्टिस, उतनी लैंड हमारी खराब हो रही है, बैरन हो रही है। तो दैट इज व्हाई आर्ग्यूमेंट 1 जो है वही स्ट्रॉन्ग है, आर्ग्यूमेंट 2 इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35, should the tuition fees in all postgraduate courses be hiked considerably? ट्यूशन फीस को हाइक करना चाहिए क्या? आर्ग्यूमेंट 1 कह रहा है कि yes, this will bring some kind of seriousness among the students and improve quality. And statement 2 बोल रहा है कि no, this will force the meritorious poor student to stay away from postgraduate courses. तो ट्यूशन फीस हाइक करने से सीरियसनेस आएगा या क्वालिटी इंप्रूव होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? ट्यूशन फीस को अगर बढ़ा दिया तो सीरियसनेस आएगा क्या स्टूडेंट्स में, या क्वालिटी इंप्रूव होगा क्या, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ट्यूशन फी हाइक नहीं की तो क्या, मतलब नहीं की तो अगर हाइक कर दी तो क्या हो जाएगा, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो वंचित रह जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज से, वो नहीं कर पाएंगे वो कोर्सेज। तो दैट इज व्हाई नो, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। यस, आज के सेशन को आप दोबारा से जरूर देखिएगा, ठीक है? चलो अभी नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, एंड आई थिंक वो लास्ट टाइप होगा, दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाला टाइप। ओके, लास्ट टाइप है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ओनली 2, उसका आंसर है ओनली 2। आपको आंसर भी सारे उसमें मिल जाएंगे नारायणी, ऑप्शन बी, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, सारे पीडीएफ में आंसर्स भी होंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आगे देख रहे हैं, विच इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। देखो इसमें भी स्टेटमेंट, repeat your recruitment ads on Sunday for just 60 per square centimeter and advertisement in a newspaper। ठीक है, तो क्या एडवर्टाइजमेंट था कि आप अपने जो एड ऑलरेडी दिए हुए हैं उसको रिपीट कर सकते हो संडे, फॉर जस्ट 60 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट रहेगा। तो अजम्पशन क्या है इस पे कि पीपल वांट एड्स एट जीरो कॉस्ट, और दूसरा अजम्पशन है देयर आर सम पीपल हु वांट टू रिपीट देयर रिक्रूटमेंट एड्स। तो क्या लग रहा है आपको, जीरो कॉस्ट में चाहिए क्या लोगों को, और कभी मिल सकता है क्या जीरो कॉस्ट में? क्या हो सकता है इसका आंसर? पीपल वांट एड्स एट जीरो कॉस्ट, या देयर आर सम पीपल हु वांट टू रिपीट देयर रिक्रूटमेंट एड्स। तो ऑब्वियसली ओनली assumption 2 इज इम्प्लिसिट कि सम पीपल को, कोई कोई लोग हैं जिनको रिपीट करना है अपने एडवर्टाइजमेंट,
जिनको अपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिपीट करना हो सकता है, एंड दैट इज वाई ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाली थी कि आप रिपीट कर सकते हो अपने एडवर्टाइजमेंट ऑन संडे फॉर जस्ट 60 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के रेट में। ठीक है, सो ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब जो स्टेटमेंट है उस पर से आप क्या अजम्पशन लगा रहे हो कि क्या उसका मतलब हो सकता है या उससे हम क्या कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे करना है। देन ये देख लो क्वेश्चन नंबर 42, policies and programs and seminars cannot change the women's status. There is a greater need for attitudinal change in the society towards working women. व्यू ऑफ मिस्टर एक्स। तो किसी ने तो बिल्कुल सही कहा है कि पॉलिसी या प्रोग्राम्स या सेमिनार्स लेके आप विमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, आपका जो एटीट्यूड है, जो लोगों का एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। तो इससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, दैट इट इज पॉसिबल टू मेक चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन, या फिर स्टेटस ऑफ द वर्किंग वुमेन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, क्या अजम्पशन हो सकता है, इस स्टेटमेंट से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, राइट? जो एटीट्यूडनल चेंज है वो आ सकता है अगर लोगों में समझ आ जाए, तो एटीट्यूडनल चेंज आ सकता है। और दूसरा कि स्टेटस ऑफ द वर्किंग वुमेन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, जो वर्किंग वुमेन का जो दर्जा है सोसाइटी में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसीलिए तो ये जो मिस्टर एक्स है उन्होंने ऐसा कहा है कि देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एटीट्यूडनल चेंज इन द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन, की नीड है, नीड फॉर एटीट्यूडनल चेंज इन द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। क्यों नीड है? क्योंकि स्टेटस जो अभी है it is not satisfactory, and that is why there is a need for that, right? Or it is possible to change the attitude in the society, मतलब दोनों भी। तो both 1 and 2 are implicit। अब statements जो यहाँ पे assumptions लिखे हैं उसका मतलब समझो कि स्टेटस जो है वर्किंग वुमेन का सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसीलिए वहां पे स्टेटमेंट में दिया है देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एटीट्यूडनल चेंज इन द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। ओके, सो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 किया है हमने सॉल्व। देन यही वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस इन many Indian companies are well below the international standards. International standard of health and safety are ideal and realistic। यहाँ पे बोला इंडियन कंपनीज में जो सेफ्टी एंड हेल्थ के जो प्रैक्टिसेस हैं दे आर बिलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लेकिन उसका मतलब ये है क्या कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी आर आइडियल एंड अनरियलिस्टिक? क्या ये इसका मतलब हो सकता है? और सेकंड में बोला है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट कंसीडर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट एज देयर प्राइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो आइडियल एंड अनरियलिस्टिक है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है दे आर आइडियल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडियल को कि बिल्कुल परफेक्ट, उसमें किसी भी चेंज की जरूरत नहीं है ऐसे। और अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मतलब जो हम नहीं कर सकते हैं, विच वी कैन नॉट ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ऐसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट कंसीडर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट एज द प्राइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए तो स्टेटमेंट में बोला है कि इंडियन कंपनीज में जो सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं दे आर बिलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दे आर बिलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट।
ओके, सो विद दिस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज completed. जो दोनों टॉपिक्स थे आज के हमारे, that we have completed.